जो फान निकलो पता चला के गलत लेके मैं
अब सेक्शन आई में I8 में दे रखा है कि सुपर कंडक्टिंग लूप जिसका रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस L यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इनिशियली करंट 0 था, अब उसे 180 डिग्री से घुमाया तो क्या हुआ? ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस समय इसका फ्लक्स है इनिशियल फ्लक्स B × A, ऐसा हो गया। एरिया वेक्टर अंदर लिया हुआ है, बी भी अंदर है। जब आप इसे 180 डिग्री से घुमा देंगे, जब आप इसे 180 डिग्री से घुमा देंगे यूं, तो एरिया वेक्टर जो अंदर था वो बाहर आ जाएगा। तो फाइनल एक्सटर्नल फ्लक्स -BA हो जाएगा। पर हम ये जानते हैं कि सुपर कंडक्टिंग लूप का फ्लक्स नहीं चेंज होता है, जितना फ्लक्स पहले था उतना बाद में रहता है। तो पहले का फ्लक्स था BA, बाद में हो गया -BA, तो इसमें कुछ करंट पैदा हो जाएगा, तो +LI। अब वो करंट कैसे पैदा होगा? ऐसे जा रहा है ना, +LI लिख लो आप, तो टोटल मिला के BA आना चाहिए, पहले वाले फ्लक्स के बराबर आना चाहिए, तो उससे आई आ जाएगा। ऐसा बताया था ना पिछले क्लास में, तो हो गया फिर। और कुछ बात? अब पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, अब हम पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 के क्वेश्चन में आइए। सेक्शन डी से शुरू होता है, सेक्शन डी में कोई दिक्कत नहीं, सीधा F में चले। है T2 में दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है? कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब होता है जिसका करंट कांस्टेंट रहता है, कुछ भी हो जाए फिक्स करंट जाएगा, वोल्टेज चेंज हो कुछ हो, करंट वो कांस्टेंट ही भेजेगा। जैसे एक बैटरी है, आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है। ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट इधर जाए उधर जाए ना जाए, पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 ही रहेगा ना। V1 और V2 का डिफरेंस, ये 0 है तो ये 10 ही रहेगा, भले करंट कुछ भी हो। ऐसे ही कांस्टेंट करंट सोर्स है अगर, तो इसमें 2 एम्पियर करंट जाएगा, मान लो 2 एम्पियर है, तो इसके रेजिस्टेंस कुछ भी लगाओ, कम लगाओ ज्यादा लगाओ बैटरी लगाओ, इसमें से 2 एम्पियर ही जाए, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस बैटरी के अंदर बैटरी जोड़ दो, रेजिस्टेंस जोड़ दो, कुछ भी कर दो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही रहेगा ना, वैसा ही इसका भी। तो कांस्टेंट करंट सोर्स का करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना है। ठीक है, क्या इस बात से हो जाएगा सवाल? और उसका करंट आ जाएगा तो ILB फोर्स हो गया, एक mg फोर्स हो गया, है ना, एक नीचे mg हो गया, एक ऊपर ILB हो गया, उससे सेटल करेंगे जो भी होगा। ठीक है, अब सेक्शन F में 7 नंबर का पूछा है, F7। क्वेश्चन F7, इन्होंने ये कहा कि एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखी हुई है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है,
क्या करें? Plane parallel to magnetic lines of force. When current is passed through the coil, it starts oscillating. जब इसमें करंट भेजेंगे तो ये ऑसिलेट करने लग जाते हैं, फिर ये ऑसिलेट करने लग जाती है, काफी देर तक ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है, अगर इसके बगल में एक एल्यूमिनियम की प्लेट रख देते हैं, अगर इसमें करंट हम भेजते हैं तो ये ऐसे ऐसे बहुत देर तक ऑसिलेट करती है। तक, है ना, बहुत देर तक ऑसिलेट करती रहेगी। इसके बगल में कोई एल्यूमिनियम की प्लेट रख देते हैं, मेटल प्लेट, तो ये जल्दी रुक जाती है, जल्दी रुक जाती है। ठीक है, ऐसा प्रश्न है हमारे पास, तो इसका जवाब हमको देना है। तो अब हम पहला दूसरा चौथा ऐसे ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एयर करंट व्हेन द प्लेट इज प्लेस्ड। पास में प्लेट रखेंगे तो हवा चलने लग जाएगी, जिससे रुक जाएगा। तो हमको पागल समझ रखा है, जो हम इसको टिक लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, बेकार ऑप्शन, भोला समझा हमको है। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट, कि ऐसे ऐसे करने से प्लेट पे चार्ज आ जाएंगे। चार्ज कहां से आएंगे भाई? ये भी नहीं जम रही कोई बात। चार्ज आ भी जाएगा तो क्या, वो तो न्यूट्रल है, रिंग तो न्यूट्रल है, रिंग का क्या कर लेंगे वो? शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स एज द एल्यूमिनियम इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये कुछ ज्यादा अंग्रेजी हो गई। दिस इज दिस, सो दिस विल हैपन दिस, है ना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये तो पढ़ाया नहीं हमको, ये हम कैसे करेंगे? क्या पता हो सकता हो, छोड़ दो इसको, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्यूमिनियम प्लेट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग माने रोकना, तो उसमें इंडक्शन होगा, होगा इंडक्शन तो होगा। ये ठीक लग रहा है, यही सेलेक्ट करेंगे भाई। ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, पॉइंट इज क्लियर। डैम्पिंग मतलब धीमा हो जाना, सवाल धीमे होने के बारे में है। पेंडुलम ऐसे काफी देर तक ऑसिलेट कर रहा है, अगर उसमें पानी में उसको ऑसिलेट करेंगे जल्दी रुक जाएगा, है ना, तो कोई रोकेगा ना उसको, कोई उससे एनर्जी छीन लेगा तो रुक जाएगा। तो इस ये प्लेट उससे एनर्जी छीन लेगी। इसमें क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें यूं जा रहा है ना करंट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जाएंगी ऐसे, फिर वो चेंज होंगी। तो ये एल्यूमिनियम की प्लेट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, चेंज होगी तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा तो उधर हीट पैदा होगी, तो इसकी एनर्जी उसमें चली जाएगी, है ना। सेकेंडरी लूप, प्राइमरी लूप, सेकेंडरी लूप, म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें करंट में हीट पैदा होगी तो वो एनर्जी कहां से आई, लेंज के नियम से जिसने करंट पैदा किया वहां से आई, तो वो कॉइल ने पैदा किया तो कॉइल की काइनेटिक एनर्जी उसमें चली जाएगी। यही लिखा हुआ है इसके अंदर, तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से F7 हो गया डी, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए कौन सा, A2, कौन सा चैप्टर का?
इसी पार्ट 2 का ही, K2, K फॉर काइट। तो K2 क्वेश्चन देखिए भाई, देखो ये दोनों कैपेसिटर दिए ना, इन दोनों को मिला के एक कर दो, तो कैपेसिटेंस हो गया 3C, चार्ज हो गया 3Q, है ना। बस ये सर्किट चालू हो गया अपना, 3Q, 3C और L। अब इनमें से क्या दिक्कत आ रही बताओ, LC ऑसिलेशन का केस हो गया। मैक्सिमम एनर्जी इन द इंडक्टर, इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी मैं बताऊं, जितने कैपेसिटर में होगी। सारी सारी चली जाएगी ना, एक समय चार्ज खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया। तो हमारे पास कैपेसिटर में एनर्जी होती है हाफ CV Q²/2C। Q की जगह कितना है 3Q, C की जगह कितना है 3C। कुछ कहना चाहते हैं। Q की वैल्यू 3Q आएगी ना, 3Q0, Q नहीं आएगी, 3Q आएगी। आ जाएगा ना, एक ही बात है, उसमें क्या है। इससे डायरेक्ट ही आ रहा है ना, जो कैपेसिटर की टोटल एनर्जी है वो सारी एनर्जी इंडक्टर में जाएगी, तो जो कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी है वही इंडक्टर की मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी तो लॉस नहीं हो रही। ठीक है। अब J6 इसके पहले आ गया जो, अच्छा, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस इतना है, एक बड़ा लूप है जिसका रेडियस इतना है, सेंटर ऑफ लूप इज ऑन द एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो फ्लक्स लिंकेज। अब इसमें क्या किया, बड़ा छोटा का मामला है, ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे की वजह से बड़े पे कितना फ्लक्स है, तो अपन ऐसा करेंगे कि इसको 1 इसको 2 मानेंगे, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू m टाइम्स करंट इन 2। अब इसका m पहले निकाल लेंगे, तो इसके लिए इसमें करंट भेज करके इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पता कर लेंगे, वो यहां रख देंगे, उससे आ जाएगा। ऐसा तो निकाल ही सकते हैं ना। आप क्या कह रहे हैं, इसके और पीछे जाए, I7। आप क्या कहना चाहते हो I7 में, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन समझा दो। ठीक, बैटरी शोन इन फिगर इज आइडियल, चित्र में दर्शाई गई बैटरी आइडियल है, और इनका वैल्यू इतना इतना है। इंडक्टर में शुरुआत में कोई करंट नहीं है, तो बैटरी से दूसरे सेकंड पे कितना करंट होगा, बस इतना सा सवाल है। आप तो कर ही दोगे, क्या कहते हो, मैं बताऊं क्या होगा। बैटरी से करंट होगा, देखो इंडक्टर से करंट होगा I1, रजिस्टर से करंट होगा I2, तो इंडक्टर से होगा I1 प्लस I2, बैटरी से I1 प्लस I2। I1 I2 KVL से निकाल लो, क्या रखा है, एक बार बड़े लूप में लगा लो, एक छोटे लूप में लगा लो, छोटा सा सवाल है। और बताइए, G4, ये G कहाँ चला गया, ABCDEFGH, पीछे जाऊं और, एक न्यूट्रल मेटेलिक रिंग placed in circular symmetric uniform magnetic field. If the magnitude of magnitude starts increasing with time, then the ring starts translating, ring starts rotating about the axis. रिंग का क्या होगा, देखो मेटल की रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इलाका मैग्नेटिक फील्ड का है,
ये मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है। इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ऐसा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक रिंग रख दिया है, मेटल की रिंग। तो इस मेटल की रिंग के अंदर करंट पैदा हो जाएगा। तो करंट भेज देंगे, करंट पैदा हो गया। ये जो करंट पैदा होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो आई डी एल क्रॉस बी फोर्स लग जाएगा। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, आई एल बी। इधर, 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 ऐसे फोर्स लग रहे हैं। तो वो क्या चाहता है, इसके हिसाब से आंसर दो। रिंग को थोड़ा कंप्रेस करना चाहेगा। ठीक है, ठीक बात है ना। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में को और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? तो अब हम पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 में बताइए, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, सेक्शन जी, सेक्शन एच, आई, जे। इस तरह से ये हो गया एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। J1, एकमात्र सवाल J1, लास्ट वाला। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। C और 2C मिला के क्या हुआ, 3C। और L और 2L मिला के 3L। कितना अच्छा है, 3L 3C। अब क्या रह गया, कितना दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस? दिया नहीं तो हम कहां से लेंगे? √L1 L2, वो तो उतना हो सकता है कितना ये थोड़ी पता। वो तो उसकी लिमिट्स है, वैल्यू क्या पता है। जब वैल्यू ना दे रखी हो तो या तो सवाल नहीं करना चाहिए, या फिर ये मान लेना चाहिए कि M0 है। ठीक है, कुछ भी काम कर लो ये। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, G2 क्वेश्चन। Find energy stored in magnetic field inside the volume of this at a distance this from a long wire carrying current this। अब देखो एरिया बहुत छोटा सा है, वॉल्यूम बहुत छोटा सा 1 मिलीमीटर क्यूब। तो उतने डिस्टेंस के लिए तो बी कांस्टेंट मान लेंगे। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो गया B²/2 μ0 इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये बातें क्लियर हो गई सबको। एक्सरसाइज का पार्ट 3 भी हो गया। अब क्या दिया था, 1 dBp दिया था। ठीक है, ये भेजना पीछे। 1 dBp नंबर देख लेते, कौन सा नंबर चले थे? डीपीपी नंबर 13, B13।
इस तरह से ये आंसर मिल गया हमको। अब इस डीपीपी में कोई सवाल पूछना है आपने? क्या पूछना है फोर्थ में? आंसर नहीं आ रहा है? दोबारा करो, आ जाएगा। 2-3 बार में आ जाता है आंसर। तो क्या कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए नहीं आता। क्या किया जो आंसर ला रहे थे? आंसर लाने के लिए क्या किया? गलत बात। ऐसे काम थोड़ी करते हैं। इतने दूर दूर रखे हैं, उनका कोई इक्विवेलेंट होता है? थिन, पास पास, सिर्फ उसी का इक्विवेलेंट होता है। दूर वालों का थोड़ी होता है कभी। तो थ्योरी गलत लगा दी। अब बता देता हूँ कि करना क्या। लेंस से इमेज निकाल लेना, मिरर से इमेज निकाल लेना, दोनों की एक ही जगह होनी चाहिए इमेज। बस ये बताया। उसको पढ़ने से आएगा। पैरेलैक्स नहीं होना चाहिए, नो पैरेलैक्स, एक जगह कॉन्साइड करना चाहिए। मिरर का तो जितना आगे है उतना ही पीछे हो जाएगा। उसी जगह पे लेंस की इमेज बननी चाहिए, बस इतना सा काम करना। हाँ, तो उसका लेंस तो उसका तो इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये जो मिरर लेंस जो बना ना चिपका हुआ, ये तो इक्विवेलेंट मिरर बन जाएगा। इसकी तो बन जाएगी इमेज। और वो मिरर अलग रखना है, उधर वाला। ठीक है ना? ऊपर वाला एक कॉनकेव या जो भी कोई मिरर बनेगा, उसकी इमेज और इसकी इमेज कॉन्साइड कर दो। और बताइए, कोई क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? ए और, अच्छा, ऑप्शन में अंतर नहीं समझ पा रहे हो? अंतर समझाते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on YZ plane, it must be perpendicular to YZ plane. ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो परपेंडिकुलर है। ठीक है? ये वो उन सभी केस को हटा रहा है जब नहीं है। है तो परपेंडिकुलर है, नहीं है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। और ए ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इंफिनिटी को छोड़ करके बाकी सब जगह परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें वो वाला केस नहीं आ रहा है कि जीरो वाला केस। जब जीरो होगा तब परपेंडिकुलर कैसे बताएंगे? ठीक है? तो बी वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो परपेंडिकुलर है, यानी जीरो हो तो उसके बारे में वो कुछ नहीं कह रहा है। और ए वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि हर जगह परपेंडिकुलर होगा इन्फिनिटी को छोड़कर। ठीक है? तो दोनों में अंतर हो गया। तो ए स्टेटमेंट तब गलत हो जाएगा जहां कहीं बीच में जीरो आ जाएगा। तो जीरो वाली जगह पे वो स्टेटमेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां परपेंडिकुलर नहीं है। जहां है ही नहीं वहां परपेंडिकुलर कैसे बताएंगे? इसलिए ए स्टेटमेंट वैसे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है? और ए डी वाले के सही होने से प्रूव हो रहा है। डी स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, डी हमने सही कर दिया, जैसे हमारा डी आंसर आ गया तो ए गड़बड़ हो जाएगा उससे। डी के आने से ए नहीं आएगा फिर, क्योंकि डी कह रहा है कि हमें एक ऐसा सर्कल मिलेगा जहां पर ई जीरो होगा। जब ऐसा सर्कल मिल गया कि ई जीरो है, तो इसका मतलब फिर तो वहां पर परपेंडिकुलर कैसे बोलोगे? ठीक है? तो ये बात इससे हो गई। और बताइए।
नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, वो किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेगा? सही कह रहे हो, कर लो। कहाँ पे नोड होना चाहिए? जहां पे राइडर रखा हुआ है। हाँ, राइडर के लोकेशन पे नोड आना चाहिए। बस ढूंढ लो, इस पे नोड होने की कंडीशन लगा दो। ठीक है, क्या कंडीशन लगाए उस राइडर वाले पॉइंट पे नोड होने के लिए? वायर की फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं, हमें तो उस पॉइंट पे नोड होने से मतलब, जहाँ राइडर रखा हुआ है। तो राइडर वाले पॉइंट पे नोड होने की क्या कंडीशन है? उसमें हम ये लिखेंगे, ये जो 10 सेंटीमीटर है ना इधर से, ये जो 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, वो होना चाहिए एक एक लूप, एक लूप का एंड, या दो लूप, तीन लूप। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू 10/n। लेमडा की वैल्यू 10/n में से कोई हो तो काम बन जाएगा। हाँ, L/3 की वैल्यू 10, अपन तो डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं ना, 10 है, वैल्यू ही 10 है। तो 10 = n लेमडा। तो लेमडा आ गया 10/n। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी निकाल लो उसकी, कितनी आ जाएगी? वी पता है, तो उससे कैलकुलेट कर लो। वी कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे कैलकुलेट किया? टी कितना है? टी 160 है। हाँ, नाइन्थ वाले में 160 है, तो रखो टी की जगह 160। म्यू कितना है? ठीक है, तो उससे 40 आ जाएगा वी। ठीक है, 40 आ गया। तो लेमडा इंटू एफ इज इक्वल टू वी। वी आ गया 40। हमारे पास में आ गया 10 सेंटीमीटर। n λ/2 ये आया था ना, λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये हो गया 20/n लेमडा। सेंटीमीटर में था तो 0.2/n मीटर में आ गया, 0.2/n। एफ की वैल्यू 40 × n/0.2, 200n। 200 का जो मल्टीपल होगा, है कोई? आ तो रहा है। ठीक है, और कुछ? बस, हो गया डीपीपी। ठीक है, तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो अपने क्लास में अपन ने ईएमआई खत्म कर दिया था, एक और चैप्टर करना था आज खत्म। ठीक है।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ये एक छोटा सा टॉपिक है। मेंस के पेपर में एक सवाल इसका आता ही रहता है। कुछ ऐसे टॉपिक इतने छोटे होते हैं जिसको मेंस वाले मानते हैं कि हमारा एक टॉपिक है ये, इसका तो हम एक सवाल पूछ ही लेंगे। तो पूरा ईएमआई पढ़ने के बाद एक सवाल मिलता है, इसके थोड़ा सा पढ़ने के बाद एक आ जाता है। चालाक बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं, ऐसे चैप्टरों को कर लेते हैं और उनके नंबर आ जाते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम तीन तरह के सब्सटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये तीन तरह के मटेरियल हैं। इनके संबंध में हम बात करना चाहेंगे। इसी को जानना है बस, जानने से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ बातें हैं इसके अंदर बताने वाली। तो उनमें से पहला पॉइंट है तो पहला पॉइंट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के बारे में हम कहना चाहते हैं, पहला स्टेटमेंट ये है, एवरी एटम हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। प्रत्येक एटम के पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो वो किसकी वजह से होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हर एटम के पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एटम्स, एटम के मैग्नेटिज्म की वजह क्या है? तो उसकी वजह है सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो हर एक एटम का जो मॉडल दिया गया हमें कि भाई एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर चक्कर खाता है इलेक्ट्रॉन, ये जो मॉडल है इस मॉडल से ही करंट पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो हर एक एटम में ऐसा है, इसलिए हर एक एटम के पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इस तरह की कुछ बात आ रही है। तो हर एक के पास इलेक्ट्रॉन है और वो सर्कुलेट करता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरी वजह है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, ये तो समझ में आ रही है हमें। इसके अलावा एक और क्वांटिटी स्पिन, जिस तरह से एक क्वांटिटी है चार्ज, जिसको हमने पढ़ पढ़ के इतना पक्का हो गया कि नहीं जान के भी अब जान गए कि चार्ज होता है। एक प्रॉपर्टी जिसका नाम मास, इतना बार नाम लेते हैं कि अब मास में तो कोई डाउट ही नहीं है, पूछेंगे तो कुछ पता भी नहीं है और वैसे कोई डाउट नहीं है। अब तीसरी क्वांटिटी स्पिन। अब ये अजनबी है, अजनबी को हम ऐसे मानते नहीं है तुरंत। स्पिन बोल रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्रिकेट वाले स्पिन समझ में आते, ऐसे लगता है कुछ पंखे की तरह घूम रहा होगा।
शुरुआत में वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा था, जब एटम, रदरफोर्ड ने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है और उन्होंने एग्जाम्पल धरती का लिया था कि जैसे पृथ्वी सन पे क्यों नहीं गिर रही है। उनके दिमाग में दिक्कत आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो जैसे धरती सूरज पे जाके नहीं गिर रही वैसे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, वो भी घूम रहा है। फिर लोगों ने सोचा धरती तो घूमती भी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी घूमता होगा ऐसे। तो फिर उन्होंने धरती से प्रेरणा लेके इलेक्ट्रॉन में घुमाव समझा और फिर कुछ क्वांटिटीज को समझाने के लिए स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शब्द डेवलप कर लिया। न तो किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा था, फिर भी लोग कह रहे थे घूम रहा है, एटम तक नहीं देख पाए, है ना, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। फिर लोगों ने और गणित लगाई, हिसाब लगाया कि बोले कि ऐसा ऐसा है तो वैसा वैसा हो जाएगा, नियम गड़बड़ हो जाएंगे। फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि स्पिन इज इम्पॉसिबल, अगर स्पिन हो जाएगा तो हमारे सारे नियम, इक्वेशन खराब हो जाएगी, सारे नियम जो बनाए ना वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, नहीं मानते, परंतु इफेक्ट तो हो रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं एक नई प्रॉपर्टी है स्पिन, घूम नहीं रहा है बस, ऐसा मन को कहेंगे घूम नहीं रहा है, नाम तो स्पिन रख दिया था गलती से, पहले घूमता हुआ माना था, अब प्रूव हो गया कि घूम सकता नहीं है। तो ये मान लिया कि घूम तो सकता नहीं है, पर नाम वही रख दिया स्पिन। तो आज की डेट में हम स्पिन के बारे में कुछ वैसे जानकारी नहीं बता रहे कि अंदर है क्या ये, पर एक स्पिन नामक एक प्रॉपर्टी है, लेफ्ट स्पिन राइट स्पिन, है ना, ऐसा स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दो तरह के स्पिन। अब वो जो स्पिन हमको बताया गया उसकी वजह से है, ये छोटे पार्टिकल इसके पास होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो स्पिन इलेक्ट्रॉन को कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देता है, उस स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसकी वजह से फिर एटम में आ जाती है। एक और है स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो भी स्पिन रखते हैं, तो उनके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रॉन के पास है, सब लोगों को विश्वास है, हाँ होगा, क्या दिक्कत है, चार्ज के पास हो सकता है। प्रोटॉन के पास भी है, पर लोगों ने कहा कि न्यूट्रॉन के पास में भी है। फिर लोगों के न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं रखता, ये फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ला रहा है। तो अभी वो हमारे समझ में नहीं आया कि न्यूट्रॉन के अंदर क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लस और माइनस के दो चार्ज, जैसे एटम में न्यूट्रलिटी है ना, ऐसे उसके अंदर भी प्लस माइनस दूर दूर रहते हैं और उनसे मिला के कोई स्पिन हो रहा है। तो न्यूट्रॉन के पास में भी स्पिन नामक क्वांटिटी है और वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एटम को प्रोवाइड करती है। तो इन दोनों में से इसका इफेक्ट बहुत कम है, इन दोनों का इफेक्ट ज्यादा है, ये वाले दोनों ज्यादा है, ये कम है, माने ज्यादातर कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो एटम के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई है उसकी जिम्मेदार तीन चीजें हैं। तो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उनमें स्पिन है, तो स्पिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंट्रीब्यूट करता है। अब प्रकृति के अंदर एक नियम है कैंसिलेशन, हर कोई एक दूसरे को कैंसिल करना चाहता है, प्लस का चार्ज माइनस के चार्ज को, है ना, ऐसा हमने देखा है। ऊपर स्पिन, डाउन अप स्पिन डाउन स्पिन, स्पिन स्पिन को कैंसिल करता है। केमिस्ट्री में पढ़ाते कि स्पिन बैलेंस करके चलाते हैं, ऐसे भर देना, अप स्पिन और डाउन स्पिन वाले एक में आएंगे फिर नेक्स्ट में आएंगे ऐसे। तो स्पिन कैंसिलेशन की आदत है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कोई भी एटम का डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस पे प्लस का चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। तो इस तरह से आपने कभी एनसीईआरटी में ऊपर चित्र बना हुआ देखा होगा, एटम का चित्र। तो ये अलग अलग जो ऑर्बिट्स हैं वो अलग अलग प्लेन में घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है तो एक यूं घूम रहा है तो एक यूं घूम रहा है,
ऐसे करने से इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है आपस में कैंसिल हो रहा है, एक तरफ से ऊपर आ रहा है तो दूसरी तरफ से नीचे आ रहा है, ऐसे घूम घूम के टोटल सम जीरो आएगा। तो ये सर्कुलेशन भी ऐसे करते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल करना चाहते हैं, और स्पिन का अरेंजमेंट भी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल करना चाहते हैं। तो ओवरऑल सब कुछ होते हुए भी कैंसिल हो जाता है ना। ऐसा प्रकृति का सिस्टम है, ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अकेला इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है तो अकेले का सर्कुलर मोशन होता है, अकेले का स्पिन होता है, कोई उसे कैंसिल ही नहीं करता। परंतु जैसे दूसरा आता है वो दोनों चीजें कैंसिल करना चाहता है। तो केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता होगा, आपने पढ़ा होगा कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ऐसे एटम्स, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाते होंगे इस तरह का, जिसमें आप देखते होंगे इवन नंबर वालों का स्पिन कैंसिल हो जाता है। तो जिन जिन के इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर हर इलेक्ट्रॉन कुछ कंट्रीब्यूट करके भी कैंसिल कर जाता है, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कुछ रह जाता है। तो जनरली ऐसा पाया गया है कि जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कुछ न कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो यहां से बात शुरू होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं? जिनके एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, जिनके एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल होता है, जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा थोड़ा ही सही, थोड़ा सा ज्यादा कम, कम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, पर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरल स्टेटमेंट है ऑड नंबर। अगर किसी में इवन में भी ऐसा हो रहा है कि बैलेंसिंग नहीं हो रही, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो वो भी आ जाएंगे, है ना। अब ये आप लोगों को क्या पूरा पीरियोडिक टेबल में सब बता दिया, पैरा मैग्नेटिक और टाइम मैग्नेटिक सब रटा बैठा है? हाँ, पढ़ने के लिए बोल दिया, आप लोगों ने रट लिया, जानकारी दे दिया गया, अभी पढ़ाया नहीं है, खुद से पढ़ने के लिए कहा, पढ़े लिखे हो कि पढ़ लो, ठीक है तो पढ़ लेना भाई, है ना। तो अभी ये बात आ रही है जिसमें एटम के स्तर पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हुआ, है ना। कैंसिलेशन पूरी तरह से नहीं हो पाए, कुछ रह गया, रह गया तो कुछ एटम का मिला के थोड़ा सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, परंतु सारे एटम का ऐड करोगे तो मिला के जीरो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है एज ए होल वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। जब केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड रखता है, पर हम देखने जाते तो मिलता नहीं है, क्योंकि एटम एटम से कैंसिल कर देता है। पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाया तो एटम में बच गया। अब एटम में बच गया तो एटम एटम मिलाकर के आपस में कैंसिल कर देते। तो जब सब्सटेंस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालोगे तो उसका जीरो आ जाता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि वो सब्सटेंस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो चुका होता है। यानी अगर उसके अंदर हम डिफरेंट एटम्स को दिखाएं अरेंजमेंट उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो वो डिसऑर्डर्ड तरीके से रहते हैं। कोई इस तरफ
कोई इस तरफ, 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 ऐसे करके इनका सम जीरो है। डिसऑर्डर्ड तरीके से रहने से सम जीरो आ जाता है। जो अनसिस्टमेटिक पढ़ाई करते हैं उनका सम जीरो आता है। कभी ये कर लिया, कभी वो किताब कर लिया, कभी ये सवाल कर लिया, कभी वो सवाल कर लिया, क्योंकि वो कंक्लूड करते ही नहीं है कि रूल क्या है। एक सिस्टमेटिक तरीके से इस चैप्टर में 4 रूल हैं, 4 फॉर्मूले हैं, ऐसे सही होता है, ऐसे गलत होता है, ये कभी हिसाब लगाते ही नहीं। कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, हिसाब रहता नहीं। फिर लास्ट में बिना किसी डिसीजन के जाते, फिर वहां कंफ्यूजन होते हैं कि अब क्या करना है। ऐसे इनकी हालत है डिसऑर्डर। कोई एटम किधर, कोई एटम किधर, सब कुछ। सभी के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, पर सब मिला के जीरो है। जनसंख्या बहुत है, सब मिला के जीरो है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो गई। परंतु अगर इनको कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो इनकी डिसऑर्डरनेस खत्म हो सकती है और ये एक दिशा में ओरिएंट हो सकते हैं, फिर ये कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो मार्गदर्शक के बारे में बात करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बी हमें दे रखा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कुछ एटम, कुछ एटम मार्गदर्शक से प्रभावित होते हैं, बाकी जिनको बिगड़े रहना है वो बिगड़े रहते हैं। है ना, सारे एटम ऐसे घूम नहीं पाते, आदत से मजबूर होते हैं, कुछ ही ओरिएंट हो जाते हैं। फिर मार्गदर्शक भी और स्ट्रांग चाहिए, जितना स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा टर्न करेगा, कम स्ट्रांग होगा तो कम को टर्न कर पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फिर सारे एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐड करने से जीरो नहीं आएगा, कुछ तो आ जाएगा। छोटी छोटी वैल्यू जुड़ करके एक छोटा सा आंसर आ जाएगा, पर कुछ तो आएगा। है ना, जीरो नहीं होगा। तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जब इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करवा लेता है। ये जो ओरिएंटेशन हो रहा है इसकी वजह से सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो पैरामैग्नेटिक भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेट बनेगा वो स्ट्रांग नहीं बनेगा, तो लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कुछ चीज चिपक रही, नहीं चिपक रही है, मैग्नेटिक नीडल हिल रही कि नहीं हिल रही, तो देखने में लगेगा कुछ खास दिख नहीं रहा है। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लेके आओ तो फिर ज्यादातर लोगों को ओरिएंट करा देंगे। हर एक के कान पकड़ के सामने सामने करवाएंगे, देखो इधर, ऐसे जबरदस्ती करवाएंगे। हर एटम से ही हर स्ट्रांग फोर्स लगाए जाए, फिर सबका ध्यान जाएगा, सब एक तरफ ओरिएंट होंगे तो फिर काफी बड़ा हो सकता है वैल्यू। तो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, मैग्नेटिक नीडल को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, ऐसा अपन को पता लगता है। ठीक है, अब बात यह कि मार्गदर्शक जब चला जाएगा तो ये तो आदत से मजबूर है, फिर जीरो हो जाएंगे। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is removed, again m atom becomes zero
ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, आसपास के वातावरण की वजह से, वातावरण की गर्मी की वजह से डिसऑर्डरनेस आती है। ठीक है, फिर डिसऑर्डर हो जाता है। एक डिसऑर्डर होता है दूसरे को डिसऑर्डर करता है, ऐसे अगल बगल में सारे डिसऑर्डर। एक जना मोबाइल देखने लगता है दूसरे को भी दिखाता है, ऐसे करके सबको बिगाड़ देता है। तो ऐसा करके डिसऑर्डरनेस आ जाता है। तो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया जाता है तो वापस से वो वैसा हो जाता है। इसको जैसे किसी ने ओरिएंट किया था, इसको ये भी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बात हुई कि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, छोटा होता है, ऐड करने से जीरो आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब कौन कितना मैग्नेटाइज हुआ, इसको कोई नापने का तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए फिर एक क्वांटिटी डिफाइन की गई, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर कुछ मेजर करने वाली क्वांटिटी, जिसके लिए सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं आई। ये सिंबल शायद एचसीवी में दे रखा है, इसलिए मैंने ये सिंबल लिया है ना। एनसीईआरटी का मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या सिंबल लिया है। तो आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना कोई मैग्नेटाइज हो गया है। हमने कहा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटाइज हो गया है, थोड़ा मैग्नेट बन गया। मैग्नेटाइज होना, मैग्नेट की तरह बिहेव करना। कितना हो गया है नापना चाहते हैं, तो नापने का तरीका ये है, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐड करेंगे, टोटल मिला के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ गया पता कर लेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है, इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट समेशन ऑफ एम अपॉन वॉल्यूम, सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। कितने पे डिपेंड करेगा, कैसे करेगा, अभी उसका हिसाब लगाएंगे। ठीक है, अभी इसमें इसको मैं बताना चाहूं अगर कैलकुलेट करने के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें प्रैक्टिकली क्या हुआ उसकी बात करते हैं। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे जाता है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट यूं जा रहा है, कुछ एटम का करंट है ये, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम हो गया। हमने कहा था कि जो सर्कुलर इसमें इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा घूम रहा होगा, तो इसलिए करंट ऐसा हो गया, तो ऐसा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। अब ये एटम टेढ़े मेढ़े होंगे, तो जब आप इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेके आओगे तो हम ये जानते हैं कि एम इसकी डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा। ऐसे अलाइन कर जाएगा तो ये बहुत सारे एटम ऐसे अलाइन कर जाएंगे, जिनमें करंट जा रहा होगा ना, वो इस तरह से अलाइन कर जाएंगे और इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे आ जाएगा।
इस तरफ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे होंगे टेढ़े मेढ़े, वो ऐसे घूमने लग जाएंगे कि वो एम जो है वो बी की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा, जैसा कि मैग्नेट की आदत होती है टॉर्क की वजह से, एम क्रॉस बी वाले फॉर्मूले से। तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात कहना चाहता हूं, ऐसे अलाइन करने से, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पूरा हिस्सा है, ये थोड़ा सा अपन ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टुकड़ा ले लिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक पीस ले लिया। तो इस पीस में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखते हैं, तो इसकी वजह से जो एटम्स थे उनमें जो करंट आया वो ऐसे ऐसे अरेंज हो गया, ऐसे। ऐसे एटम्स के अंदर एक करंट जो था वो ऐसे, अच्छा, ये जो करंट आया ना, ऐसे अलाइन हो गया एक तरह से। तो आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे इफेक्टिवली पूरे लूप में एक करंट आ गया। पहले ये टेढ़े मेढ़े होकर के कैंसिल कर रहे थे और कुछ करंट पैदा नहीं कर पा रहे थे। अब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट इसका इसका इक्विवेलेंट ये हो गया कि ये एक ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी, यूं आउटर स्ट्रिप, ऐसे मान लीजिए। ये आउटर स्ट्रिप दिखाया, 2 मिनट, इसमें कुछ करंट आ गया, इसको अपन कह सकते हैं बाउंड करंट। जैसे अपन ने वहां पढ़ा था ना बाउंड चार्ज, टीचर्स है ना, तो बच्चे जो भी कुछ लिखना था टीचर्स के लिए, तो वो लिख के और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सरस्वती जी की मूर्ति के पास में बॉक्स है, उसमें डाल सकते। ठीक है, ठीक, इधर देखो। तो इसमें हम कुछ कह रहे थे, बात देखो, ये हम कहना चाह रहे थे कि जब अपन ने कैपेसिटर चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस की बात किया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन एक पोलर सब्सटेंस को रखते हैं तो उसके एटम्स ऐसे अलाइन कर जाते हैं, जिसका नेट इफेक्ट ये आता है कि दोनों एंड पर एक चार्ज आ जाता है। जो एंड पॉइंट पे चार्ज आ जाता है अपन ने उसका नाम रखा बाउंड चार्ज, क्योंकि एक्चुअल में चार्ज नहीं आ रहा है, हमने मिला के मान लिया। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के रखने से ये एटम्स ऐसे ओरिएंट हो गए कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उनकी वजह से लूप टेक्नोलॉजी से एक बाउंड करंट आ गया। एक्चुअल में तो कोई सरफेस पे करंट नहीं है, पर वो बाउंड करंट आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बाउंड करंट आएगा वो कितना आएगा उसके कैलकुलेशन के संबंध में। तो अगर हम ये जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहां से हमारे पास में जो करंट आ रहा है, आई इंटू एरिया, और अगर अपन इसको मैग्नेट बनाते हैं ऊपर नीचे, एम और माइनस एम, तो एम इंटू टी। तो अब मेरे पास में टोटल जो करंट जैसे इसमें आई है, इसमें आई, तो पूरे बड़े वाले में आई हो गया। अगर सबका करंट आई मान लेना, ये आई बी, तो ये टोटल का करंट आई बी हो गया लूप टेक्नोलॉजी की वजह से। और अब हम इसके अंदर यूं लेना चाहते हैं कि ये वाले जो लूप आ रहा है अपने पास, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये था आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के फॉर्मूले में देखें, देखो आई जो फॉर्मूला है करंट का भी होता है,
और ये यहाँ एक सिंबल यूज कर लिया आई, तो इसके लिए करंट का सिंबल में छोटा आई लगा है ना। छोटा आई फॉर करंट हो गया, बड़ा आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया अपने पास, आई बाउंड इनटू इसका एरिया हो गया, ठीक है। ये होता है ना फॉर्मूला, करंट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम लिखना चाहते हैं, जो सब्सटेंस लिया तो इसकी कुछ थिकनेस हमने टी मान लिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू थिकनेस इसका वॉल्यूम हो गया, तो डिवाइड कर देंगे ए इंटू टी, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास आई बाउंड अपॉन टी। तो टी कौन सी थिकनेस है, ये वाली थिकनेस टी है। तो बाउंड करंट डिवाइडेड बाय थिकनेस, तो ये हो गया करंट पर यूनिट लेंथ, के हो गया, जिसके लिए अपन ने कैपिटल के सिंबल यूज किया था। तो इसको अपन ऐसा सिंबल दे देते हैं के बी, बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। वो किसके बराबर हो गया, इस आई के बराबर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बराबर हो गया ना बाउंड करंट। अगर मैं इसको डायरेक्शन के साथ मैच कराना चाहता हूं, तो मेरे पास में एम वेक्टर, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो ऊपर की तरफ है, और एक इस पट्टी का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस तरफ आ जाएगा। तो आई क्रॉस एन करूंगा तो के की डायरेक्शन आ जाएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं के वेक्टर, के बी वेक्टर बराबर आई क्रॉस एन केप। व्हाट इज एन केप, एन केप इज ए यूनिट वेक्टर और आई इज दिस वेक्टर। तो आई क्रॉस एन केप आ जाएगा उस तरफ, के बी, ठीक है। आवाज हमारी आ तो रही है ना। पुराना मैसेज है अभी का नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब इसमें ये कहना चाह रहा था कि जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो उसके एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन है वो ऐसा एडजस्ट हो जाता है, ऐसा एडजस्ट हो जाता है। तो एडजस्ट हो जाने की वजह से टोटल एक बाउंड सरफेस करंट आ जाता है। तो करंट पर यूनिट लेंथ, जिसको कहते हैं ना करंट पर यूनिट लेंथ, वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया इसके टर्म्स में, ठीक है। हमने इस चीज को माना है कि सभी एटम में बराबर बराबर करंट, तब ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे भी सब्सटेंस हमको मिल सकते हैं जिसके अंदर ऐसा ना हो, कम ज्यादा हो। तो उस केस में क्या होगा कि कम ज्यादा होने से एम की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, और इसमें एक टर्म और आ जाएगी, बाउंड करंट डेंसिटी, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बाद में उस पॉइंट को लूंगा। फिलहाल इतनी बात पे आगे बढ़ता हूं मैं, बात थोड़ी और कठिन हो जाएगी। तो यहां तक तो पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात मैंने कही है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन ऐसा अरेंज हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सरफेस पर एक करंट चालू हो गया हो, जिसकी वजह से सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये बात हो रही है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, हमने उसको वेक्टर डिफाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया ऐसे ही, अच्छा लग रहा है। वहां पर भी अपन को आइडियल करके वेक्टर बनाना पड़ता था ना बार बार, आइडियल वेक्टर ऐसे, वैसे अब बना ही दिया इसको करंट।
जैसे करंट डेंसिटी को वेक्टर बना रखा ना हमने, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी जे वेक्टर, वैसे एक के वेक्टर। ठीक है, अब मैं कुछ इसके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अब एक प्रकार के सब्सटेंस की बात करता हूं, फॉर लीनियर सब्सटेंस। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, intensity of magnetization is directly proportional to magnetizing field intensity। H एक नई क्वांटिटी आ गई, इसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये कहना चाहते हैं कि ये जो बात है प्रोपोर्शनलिटी वाली, ये सभी सब्सटेंस में नहीं होती। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लीनियर वाले, अब हमारी पढ़ाई में तो वही है बस, तो हम तो इसको मान लेंगे। कैसा होता है जनरली, ज्यादातर केस में होता होगा इसलिए ऐसा बोल दिया होगा। तो I प्रोपोर्शनल टू H आ गया। तो I है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई कितना मैग्नेटाइज हो गया है। H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो उसको मैग्नेटाइज करवा रहा है फील्ड, उसकी इंटेंसिटी। H क्या है, B का ही भाई है। अभी उसका फॉर्मूला बताने वाला हूं, फिलहाल हमने एक सिंबल यूज किया H, इसका नाम बताया, सिंबल दिया, नाम बताया। नाम पढ़ने से थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और वो था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो मैग्नेटाइज हुआ वो कितना हुआ, और जो मैग्नेटाइज करवा रहा था वो कितना है। एच तो उस फील्ड की जानकारी दे रहा है जो मैग्नेटाइज करवा रहा है, और आई उस मीडियम की जानकारी दे रहा है जो मैग्नेटाइज हो रहा है। तो दोनों में अलग अलग बात है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी रहती है लीनियर सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात चल रही है, तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट है उसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी आई है इसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एच, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू दिस फॉर लीनियर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। इसकी वैल्यू जो है स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू होती है काफी कम और पॉजिटिव वैल्यू। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस एच का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आ जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसकी वैल्यू काफी कम होती है, पॉजिटिव होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है
ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाएंगे। ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो? जिसका ग्राफ लीनियर आता, स्ट्रेट लाइन, लीनियर बोले लाइन, जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए उसको लीनियर, लीनियर फंक्शन है ना। एक सिंगल पावर वाले जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर सब्सटेंस जिनका ये प्रोपोर्शनलिटी रहती है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ये लीनियर की कैटेगरी में आता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें आई और एच की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ऐसी प्रोपोर्शनलिटी होना जरूरी नहीं है। आई और एच एक ही डायरेक्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एटम्स के केस में बताता हूँ, उस समय जब हमने पढ़ा था उस टाइम भी इस तरह की बात आई थी, जब अपन ने पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस पढ़ा था, तब ये बताया था ना कि भाई उसमें ऐसा हो सकता है कि कभी एटम जो है ऐसा अरेंजमेंट हो कि चार्ज जो है, हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं रखेंगे तो एटम में प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एटम ऐसे बंधा हुआ होता है कि वो उसका प्लस माइनस ऐसे टेढ़ा हो पाता है, आ नहीं पाता है। जैसे इंक्लाइन प्लेन के केस में आप फोर्स लगाओगे हॉरिजॉन्टली तो ये ब्लॉक आगे नहीं जाएगा, इधर जाएगा, मजबूर है ना। तो ऐसे बॉन्ड में बंधा हुआ कोई चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फॉरवर्ड में न जाके ऊपर चले जाते हैं, जो उसको रास्ता मिल रहा है। तो ऐसे ही सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं रखेंगे, डायपोल मोमेंट इधर पैदा हो रहा है, तो फिर उससे मैंने बताया था कि टेंसर क्वांटिटी बन जाती है। तो ये क्वांटिटी भी ऐसे टेंसर बन जाएगी, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लीनियर बोले तो सीधा साधा सब्सटेंस जो हम पढ़ पाए, हमारे लायक, हम और किसी को पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, तो इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए तो यही सब्सटेंस है बस। अब इसमें ये रिलेशन आ गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ एच के संबंध में कि एच क्या होता है। एच इज डिफाइंड एज दिस क्वांटिटी, ये एच की डेफिनेशन है। व्हाट इज एच? दिस इज एच। डी बाय म्यू नॉट माइनस आई। तो वैक्यूम में जब जाओगे तो आई जीरो होगा, है ना, जहां पर कोई मटेरियल नहीं होगा, वहां पर कोई भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, तो आई जीरो हो जाएगा। तो वैक्यूम में तो एच की वैल्यू सीधी सीधी बी बाय म्यू नॉट हो जाएगी। पर जब किसी सब्सटेंस के अंदर जाओगे तो वहां पर कुछ ना कुछ आई होगा, तो वहां पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया, यानी वैक्यूम में तो ये बी बाय म्यू नॉट बन जाएगा क्योंकि वहां पर आई जीरो हो जाएगा, और सब्सटेंस में कुछ ना कुछ आई होगा तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। अभी दो वेक्टर का डिफरेंस सेम डायरेक्शन में आया जरूरी नहीं है ना, बी और एच पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं। तो अभी इसमें इसी फॉर्मूले का आगे ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई एच की। अब इस फॉर्मूले से अपन इस लीनियर सब्सटेंस में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ लेते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ रख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो यहां से ये पता लग गया कि बी बराबर म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से।
ये म्यू नॉट इधर चला गया, ठीक नहीं लिखा, ठीक नहीं लिखा, ठीक नहीं लिखा ना, नहीं नहीं ठीक लिख दिया था, यही तो लिखा था, पहले इधर ले गया फिर म्यू नॉट मल्टीप्लाई किया, ठीक ही तो है। अब इसमें आई का वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, आई का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ गया। फिर इसमें से एच कॉमन ले लिया, एच कॉमन आ गया। फिर ये जो क्वांटिटी है इसको हम म्यू आर लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। तो यहां से रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी। एक्सएम की वैल्यू जो होती है, ज्यादातर सब्सटेंस की वैल्यू ऐसी कुछ आती है 0.00 समथिंग, बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम होती, तो अधिकतर सब्सटेंस का म्यू आर का वैल्यू 1 होता है। तो बहुत सारी जगह पर कुछ भी नहीं दिया होता है, वहां पर अगर म्यू आर की जरूरत पड़ती है तो उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया फॉर लीनियर सब्सटेंस। तो किसी लीनियर सब्सटेंस के लिए एच और बी को सीधा सीधा लिखा जा सकता है, म्यू टाइम्स एच इज बी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को म्यू से गुणा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी अपन को मिल गई इसमें, जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में थे। अब इसके बाद में दूसरे तरह के सब्सटेंस है जिसका नाम है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप लोगों की क्लास है, मेरी भी क्लास है। तो पैरामैग्नेटिक पे बात खत्म कर देते, है ना, इतना बात क्लियर हो गया है। अब डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जानकारी देंगे। तो आप क्या करना, थोड़ा सा और रीडिंग लगा के आना, एनसीईआरटी में 1-2 पन्ने ही पढ़ने, ज्यादा बड़ा नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की रीडिंग लगाना एनसीईआरटी में, क्योंकि पूरे भारत में वो किताब चलती है सरकार की तरफ से, पेपर बनाने वालों को भी पता होता है कि इनमें से पूछ सकते हैं। दूसरा एचसीवी, इन दोनों की रीडिंग लगा लेना। होमवर्क में क्या करोगे, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 पार्ट 3 और एक डीपीपी, ठीक है, एक डीपीपी पार्ट 2 पार्ट 3।